पिछली कक्षाओं में हमने √2, √3 इन संख्याओं को विरोधोक्ति विधि के द्वारा अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। साथ में कुछ और संख्याएं थी जिनको भी हमने विरोधोक्ति विधि के द्वारा अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, जैसे 6 + √2, 5 - √3, 3 × √2, 1/√2। इन संख्याओं को भी हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों से कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं। उन निष्कर्षों में से कभी कभी 1 नंबर का सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब वो निष्कर्ष क्या निकलते हैं वो समझते हैं। तो 6, 5, 3, 1 इनकी बात करूँ तो ये कौन सी संख्याएं हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। 6, 5, 3 और 1 ये कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। √2, √3, √2, √2 ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय में कौन सी संख्या का योग कर रहे हैं? अपरिमेय संख्या का। तो हमें कौन सी संख्या मिल रही है? अपरिमेय संख्या मिल रही है। परिमेय अंतर अपरिमेय, परिमेय में से घटा रहे हैं कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तब भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी। परिमेय का गुणा कर रहे हैं अपरिमेय के साथ, तब भी हमें कौन सी संख्या मिल रही है? अपरिमेय संख्या मिल रही है। परिमेय में भाग दे रहे हैं अपरिमेय संख्या का, तब भी हमें कौन सी संख्या मिल रही है? अपरिमेय संख्या मिल रही है। तो परिमेय संख्या में हमने अपरिमेय संख्या का योग किया, अंतर किया, गुणा किया, भाग किया, तो हमें जो परिणाम में संख्या देखने को मिली वो संख्या अपरिमेय संख्या थी। तो यहीं से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग होता है, तो योग होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल होता है, तो भागफल कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। मान लो इनके क्रम को बदल दिया जाए, पहले अपरिमेय को लिख दिया जाए और बाद में परिमेय को लिख दिया जाए, तो क्रम को बदलने पर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिणाम में हमें जो संख्याएं मिलेगी वो संख्याएं अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का चाहे योग करो, चाहे अंतर करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अब हम अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और अगला जो टॉपिक है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। तो उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करते हुए HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिख लिया, 510 तथा 100 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा। तो जो संख्याएं हमें दी गई होगी उन संख्याओं के सबसे पहले हमें लिख लेने हैं अभाज्य गुणनखंडन। तो 510 के अभाज्य गुणनखंडन लिखते हैं, तो 510 के याद कर लो पहले अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का भाग दे करके देखेंगे। तो यहाँ से हमें आरंभ करना है। तो इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है क्या? तो इसका जो इकाई का अंक है वो सम है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 5 में गया 2 बार, शेष बच गया 1, तो बन गया 11। 11 में 2 का भाग गया 5 बार, तो फिर शेष बच गया 1, ये बन गया 10, और 10 में 2 का भाग गया 5 बार। तो 510 में 2 का भाग दिया तो संख्या मिल गई हमें 255। अब इकाई का अंक सम नहीं है, इसका मतलब अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम अब
अगली अभाज्य संख्या पर आ जाते हैं। अगली अभाज्य संख्या है 3। तो इस संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो यह देखने के लिए क्या करना है, इस संख्या के अंकों का योग कर लो। तो इसमें अंकों का योग करो 5, 5 10 और 2 12। तो अंकों का योग हो रहा है 12। अब इस योग में 3 का भाग दो, तो योग में 3 का भाग जा रहा है। तो योग में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग देंगे तो 8 3 24, शेष बच गया 1 और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। अब फिर से योग करके देख लो कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो 8 और 5 का योग होता है 13। 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या 85 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या पर आ जाते हैं और वो है 5। तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग जाने का नियम क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, उस संख्या में हमेशा 5 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग जाएगा 1, शेष बच गया 3, तो यहाँ पर बन गया 35। 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार। 17 में तो अभाज्य संख्या 17 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। तो यहाँ पर ये जो संख्या हमें मिली है 2 3 5 17, इन संख्याओं को तो कहेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड। इन संख्याओं को क्या कहेंगे, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। और इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 510। तो इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिल गया 510। तो अब इस पूरे को इस पूरे को क्या कहेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंडन कहेंगे। अब इसको क्या कहा जाएगा, अभाज्य गुणनखंडन कहा जाएगा। जैसे 6 है, 6 को इस प्रकार लिखना 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 को 6 का क्या कहा जाता है, गुणनखंडन कहा जाता है। इसी प्रकार इन सभी को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 510 मिलेगा। इसका मतलब इसको कहेंगे हम गुणनखंडन। इसको क्या कहेंगे, गुणनखंडन। और इस गुणनखंडन में सभी संख्याएं कौन सी है, अभाज्य संख्याएं। तो अब इस गुणनखंडन को क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंडन कहेंगे। तो 510 का अभाज्य गुणनखंडन क्या मिल गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 100 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करते हैं। तो 100 का तो सीधा ही अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। इस प्रकार देखो 100 को लिख सकते हैं 4 गुणा 25, 4 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 और 25 को लिख लेंगे 5 गुणा 5। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो 100 को लिख लिया हमने देखो गुणा के रूप में। तो इसको अब कहेंगे गुणनखंडन। इस गुणनखंडन में जो संख्याएं काम में आ रही है वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं। तो इस गुणनखंडन को क्या कह देंगे हम, अभाज्य गुणनखंडन कह देंगे। तो 100 का अभाज्य गुणनखंडन बन गया 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो हमने 510 और 100 के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लिए। अब देखो 510 और 100 का HCF तो कितना होगा, और 510 और 100 का LCM कितना होगा। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या देखनी है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या देखो 2 और 1 5, ये उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है। तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं को लिख लो। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याओं को लिखने के पश्चात उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की छोटी घात देखनी है। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या 2 है, इस 2 की छोटी से छोटी घात कितनी है, तो यहाँ पर तो घात है 2 और यहाँ पर घात कितनी है 1, तो छोटी घात कितनी हो गई 1। अगली अभाज्य संख्या की भी छोटी घात देखो, तो यहाँ पर इसकी घात है 2 और यहाँ पर इसकी घात है 1, तो छोटी घात है 1। अब इनको कर लो गुणा। तो 2 की घात 1 का मतलब 2, 5 की घात 1 का मतलब 5। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। 10
510 और 100 का है HCF। अब ज्ञात करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर आ रही है उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लेना है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या आ रही है 2, 3, 5 और 17। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है उन सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लो। अभाज्य संख्या लिखने के बाद इन अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो अभाज्य संख्या 2 की सबसे बड़ी घात देखो, तो अभाज्य संख्या 2 की सबसे बड़ी घात है 2। अभाज्य संख्या 3 की सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पर 3 की घात 1 ही है, जो सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी भी है। तो अभाज्य संख्या 3 की सबसे बड़ी घात 1। 5 की सबसे बड़ी घात, तो 5 की बड़ी घात है 2। यहाँ पर तो घात है 1 और यहाँ पर घात है 2, तो सबसे बड़ी घात कहाँ पर है, यहाँ पर, तो उसको लिख दिया। 17 की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 17 की सबसे बड़ी घात 1 है। अब इन सभी को कर लो गुणा, इन सभी को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। और गुणा करने के पश्चात जो गुणनफल मिलेगा वो गुणनफल ही 510 और 100 का एलसीएम होगा। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या है, जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लो। पहले तो सबसे पहला काम क्या है, अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमने 510 और 100 के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लिए। उसके पश्चात एचसीएफ तो क्या होगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या देखनी है। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या देखने के पश्चात उन उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की छोटी घात लिख लेनी है। उसके बाद उन संख्याओं को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने पर जो गुणनफल मिलेगा वही इनका एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या करना है, सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है और सभी अभाज्य संख्याओं की बड़ी से बड़ी घात को लेना है। उसके पश्चात इनको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। गुणा करने पर जो गुणनफल हमें मिलेगा वो ही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है कि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ए गुणा बी, ए और बी का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, उन धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा, उन्हीं दोनों धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो संबंध है, ये संबंध दो से ज़्यादा धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, केवल दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही सत्य है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि ए तथा बी अभाज्य संख्याएं हो, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ तो होगा 1 और इनका एलसीएम हो जाएगा इनका ही गुणनफल। ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल हो जाएगा ए गुणा बी। इसी प्रकार ए तथा बी सहअभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या तो कहते हैं किसे हैं कि दो या दो से ज़्यादा संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो 1। तो यहाँ पर हम दो संख्याओं की बात करें तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है, तभी ये कौन सी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या होगी। और इन दो सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो भी इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अभी हमने दो धनात्मक पूर्णांकों में और उन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम में एक संबंध देखा था। अब उस संबंध पर आधारित एक प्रश्न है, उसको हम हल करते हैं। तो हमें दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने संबंध देखा था वो ये संबंध देखा था कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये इनमें एक संबंध होता है। तो इस संबंध का उपयोग करते हुए हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ए कोमा बी की इससे तुलना कर लो, तो एचसीएफ ए कोमा बी, तो ए की जगह तो कितना आ गया
306, तो ए का मान तो है 306 और बी का मान कितना दे रखा है 657। अब इस संबंध में ए और बी का मान रख दो, तो ए और बी का मान रखेंगे तो ये बन गया 306 गुणा 657 बराबर HCF 306 कोमा 657 गुणा LCM 306 कोमा 657। अब हमें एलसीएम ज्ञात कर लेना है, तो एलसीएम के आसपास में जो भी है उनका पक्षांतरण कर दो। तो ये एलसीएम के साथ में ये है गुणा में, तो इस साइड गुणा में इसका पक्षांतरण करेंगे तो इस साइड आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 बट्टा HCF 306 कोमा 657 बराबर एलसीएम 306 कोमा 657। हमें एलसीएम दे रखा है इन दोनों संख्याओं का कितना है 9, तो 306 गुणा 657 बट्टा 9 बराबर एलसीएम 306 कोमा 657। अब आप इसको आगे हल कर लेना, जो संख्या यहाँ पर मिलेगी वो संख्या एलसीएम होगी, किनका एलसीएम होगी 306 और 657 का। तो इस प्रकार इस संबंध का उपयोग करते हुए हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। तो इस संबंध पर आधारित जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उस प्रश्न में 3 बातें तो आपको दी गई होगी और एक बात आपको पूछेगा। कई बार एक संख्या दे देगा और HCF और LCM दे देगा और दूसरी संख्या पूछेगा। जैसे मान लो ए का मान दे दे, HCF दे दे और LCM दे दे। अब मान किसका पूछ ले, बी का मान पूछ ले। तो यहाँ पर 4 जो है 2 तो संख्या हैं और एक है HCF और एक है LCM। इन चारों में से 3 के मान तो देगा और एक के मान के बारे में पूछेगा। प्रश्न नंबर 3 है जिसमें हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। तो ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, इसका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन सी विधि का उपयोग करते हुए, अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करते हुए। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि में क्या करना है, जितनी भी संख्या दी जाए उन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख लो। तो एक तो संख्या है 12, एक 15 और एक 21, तो 12 के अभाज्य गुणनखंडन। अगली संख्या है 15, तो 15 के अभाज्य गुणनखंडन। अगली संख्या है 21, 21 के अभाज्य गुणनखंडन। तो 12 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 घात के रूप में लिख लेना हमें। 15 के अभाज्य गुणनखंडन, तो 15 के अभाज्य गुणनखंडन होंगे 3 गुणा 5। अगली संख्या है 21, तो 21 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे, 3 गुणा 7। अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख लिया। अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो पहले तो इस प्रकार लिख लेते हैं इनको, LCM 12, 15, 21। HCF में क्या किया जाता है कि जो भी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या हो, तो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है इनमें, देखो इन तीनों में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या दिख रही है 3, केवल एक की संख्या दिख रही है 3, और इसकी हमें सबसे छोटी घात लेनी। तो सबसे छोटी घात कितनी है 1, तो 3 की घात a का मतलब 3, तो इनका HCF तो कितना हो गया 3। LCM, तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लो। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी आ रही है, 2, 3, 5, 7, तो इन सभी को लिखो 2, 3, 5, 7। और अभाज्य संख्या लिखने के बाद इन अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2,
3 की सबसे बड़ी घात 1, 5 की सबसे बड़ी घात 1, 7 की सबसे बड़ी घात 1। अब इनको क्या कर लेना है, हमें गुणा कर लेना है। तो गुणा करते हैं इसको, तो 2 की घात 2 मतलब 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, 60 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 420। अगला प्रश्न है 17, 23 और 29। इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग करते हुए। अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर तीनों की तीनों जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में नहीं लिख सकते तो फिर इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा कर ही नहीं सकते। तो तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ तो हो गया 1 और एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं का गुणनफल। तो जो सेकंड प्रश्न है उसका हल देखो, सीधा लिख देंगे इसमें एचसीएफ 17, 23, 29 बराबर तो 1। कारण लिखेंगे कि तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। एलसीएम 17, 23, 29। अभाज्य संख्याएं चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, एचसीएफ तो होगा 1 और एलसीएम होगा उनका गुणनफल। तो इनका गुणा कर लेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। लेकिन ये बात सहभाज्य संख्याओं के लिए भी ध्यान रखना, सहभाज्य संख्याओं में 2 सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो होता है 1, 2 से ज़्यादा संख्याओं का भी एचसीएफ हो जाएगा 1, लेकिन 2 से ज़्यादा सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 8, 9 और 25। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 8 के अभाज्य गुणनखंडन। 8 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे, 2 की घात 3। 9 के अभाज्य गुणनखंडन, तो 9 के अभाज्य गुणनखंडन 3 की घात 2। उसके बाद है 25, तो 25 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे, 2 की घात 5, 5 की घात 2। अब हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। 8, 9, 25 और एलसीएम 8, 9, 25। अब देखो यहाँ पर तो एचसीएफ ज्ञात करें पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर तो हमें कुछ उभयनिष्ठ नज़र ही नहीं आ रहा। तो जब भी उभयनिष्ठ नज़र नहीं आए उस स्थिति में आपको एचसीएफ लिख देना है 1। उस स्थिति में आपको एचसीएफ कितना लिख देना है 1। और एलसीएम क्या होता है, सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो, तो सभी अभाज्य संख्या एक तो है 2, एक है 3, एक है 5। इनकी सबसे बड़ी घातें लिख लो, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3, 3 की सबसे बड़ी घात 2 और 5 की सबसे बड़ी घात 2। इनका कर लो गुणा, गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वही इन संख्याओं का एलसीएम होगी। अब देखो पासबुक में आपको इस प्रकार यहाँ पर गुणा में 1 लिखा हुआ मिलेगा। तो अभाज्य गुणनखंडन लिख रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन। केवल गुणनखंडन नहीं लिख रहे हैं, गुणनखंडन और अभाज्य गुणनखंडन दोनों में अंतर समझ लेना एक बार फिर से। 10 को 2 तरीके से लिख सकते हैं गुणा के रूप में, 2 गुणा 5, और 10 को ही लिख सकते हैं 1 गुणा 10। तो 2 गुणा 5 तथा 1 गुणा 10, ये दोनों 10 के गुणनखंडन है। दोनों ही 10 के क्या है, गुणनखंडन तो है। अब ये वाला जो गुणनखंडन है, इस गुणनखंडन में काम में आ रही प्रत्येक संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या है।
इस गुणनखंडन में काम में आ रही प्रत्येक संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या है। तो अब इस गुणनखंडन को कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन। इसको अभाज्य गुणनखंडन कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 1 और 10 ये दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोनों ही नहीं है तो फिर इसको अभाज्य गुणनखंडन नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखो, अब जब हम यहाँ पर गुणा में 1 लिख देते हैं तो फिर ये अभाज्य गुणनखंडन ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन में क्या होता है कि गुणनखंडन में जितनी भी संख्याएं लिख रहे हैं वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं, तो ये गुणनखंडन तो है। अब इस गुणनखंडन में देखो, ये संख्या अभाज्य संख्या है, ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर इसको हम अभाज्य गुणनखंडन ही नहीं कहेंगे। अभाज्य गुणनखंडन कब कहेंगे? कि सभी की सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं काम में आ रही है वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हो। तो गुणा में 1 नहीं लिख सकते। कब? जब हम अभाज्य गुणनखंडन लिख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हमें कुछ उभयनिष्ठ नजर नहीं आएगा। तो उभयनिष्ठ नजर नहीं आई उस स्थिति में आपको एलसीएम तो लिख देना है 1, और एलसीएम क्या होता है? सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो, फिर इनकी बड़ी घातों को लिख लो, फिर इनका गुणा कर लो, वो हो जाएगा एलसीएम। तो आज की क्लास में इतना ही। शेष जो बातें हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।